हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पचौरी MLT के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक पाथवे पढ़ना है, HMP सेंट या फिर आप बोल सकते हो उसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट सेंट। ठीक है, बेसिकली HMP सेंट जो है इसका एक दूसरा नाम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी है और इसको आप फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका HMP सेंट है वो एक आपका ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल का एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है, जहाँ पर जिन टिश्यूज के अंदर हमारे को ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है जो ग्लाइकोलाइसिस के अलावा चल सकता है, वो आपका पाथवे कहलाता है HMP सेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये जो है ऑल्टरनेटिव पाथवे जैसा कि लिखा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल को ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इसके अलावा जो है इस HMP सेंट के जरिए भी जो है आपका प्रोडक्शन होता है आपके कई सारे प्रोडक्ट्स का, जिसके द्वारा जो है वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन में हेल्प कर पाए। ठीक है, इसका सिंथेसिस जो आपको देखेंगे कि इसका जो बाई प्रोडक्ट HMP सेंट से बन रहा है वो आपके दो चीज़ें बनती है, एक NADPH और एक पेंटोस। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है वो आपके HMP सेंट के अंदर सिंथेसाइज होती है। ठीक है, इसका लोकेशन अगर हम देखें तो ये कई सारे टिश्यूज लाइक लीवर, एडिपोज टिश्यू, RBC, एड्रिनल ग्लैंड, आपके लैक्टेटिक मेमोरी ग्लैंड और इसके अलावा जो है अदर कई टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये इन लोकेशंस पे जो है ये चलता है और बेसिकली ये क्या है आपके रिस्पॉन्सिबल है फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन टिश्यूज के अंदर ये जो HMP सेंट है वो बेसिकली क्या है फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो किस पर डिपेंडेंट है NADPH पे। ठीक है, तो HMP सेंट जो है वो आपके जो चलेगा तो NADPH बनेगा और उस NADPH के बनने से आप फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस करना है तो हमारे को NADPH चाहिए और वो HMP सेंट के जरिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि ये जो है एंजाइम्स इसके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसके एंजाइम्स जो है साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, HMP सेंट किस लिए नीडेड है, तो हम बोल सकते हैं कि HMP सेंट एक यूनिक पाथवे है जो कि आपके दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को जनरेट करने के लिए यूजफुल होता है, NADPH और पेंटोस, जो कि आपके बायोसिंथेटिक रिएक्शंस और अदर फंक्शंस के अंदर काम आता है। ठीक है, ये बेसिकली अपन ने दो स्टेप्स में हमने इसको पढ़ना है HMP सेंट को, एक ऑक्सीडेटिव फेज और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इनकी ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज क्या होती है, देन उसके बाद आप उसकी नेट रिएक्शन देखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन आपका HMP सेंट का क्या होता है। ठीक है, आइए इसमें HMP सेंट का जो ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो क्या होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपका जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसेस ना करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट HMP सेंट में चला जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बना लेता है। ठीक है, इसके अंदर एक NADP जो है वो NADPH+H+ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो होता है वो आपके हाइड्रोलिसिस के द्वारा ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, आपके 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का कन्वर्जन करेगा। ठीक है, देन इसके बाद ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो होता है वो आपके राइबोलेज 5 फॉस्फेट बनाएगा। इसमें जो एंजाइम यूज आता है वो आपका आता है फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इसमें पहले आपका जो एंजाइम काम आया वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज आया, देन इसके बाद आपका हाइड्रोलिस टाइप का एंजाइम और देन उसके बाद आपका फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इसके अंदर भी एक NADP से एक NADPH+H+ का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ में CO2 रिलीज होगा। ठीक है, देन इसके बाद बन गया आपका राइबोलोज ट्राइफॉस्फेट। ये जो यहाँ तक का जो स्टेप है ये जो है आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फेज का पार्ट है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, देन इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपका क्या है कि इसमें जो है कई सारे प्रोडक्ट का अलग अलग कन्वर्जन आपके कार्बन के मॉलिक्यूल के ट्रांसफर होने से बनता है। ये आपका एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है।
इसके अंदर देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है वो अगर एपिमरेज एंजाइम का यूज करें तो उसके द्वारा जाइलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। इसमें एंजाइम जो आता है वो आता है राइबोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज। ऐसे ही आप कीटो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट में। ध्यान रखना ये राइबोलोज है, ये राइबोज 5 फॉस्फेट है। इस तरीके से आपके ये दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एक बार एपिमरेज एंजाइम और एक बार कीटो आइसोमरेज। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद क्या होगा कि इसमें जो है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है कि जो जाइलोज 5 फॉस्फेट है इनमें क्या होगा कि दो कार्बन मॉलिक्यूल और जुड़ेंगे तो ये बनाएगा सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट। इसमें राइबोज 5 फॉस्फेट अपने दो कार्बन इसमें ट्रांसफर कर देता है और ये क्या कन्वर्ट हो जाता है आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कि ये तो था ट्रांसकीटोलेज। अब आगे जो आएगा वो आएगा ट्रांस एल्डोलेज। देखिए मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि आपका जो ट्रांस एल्डोलेज है उसके द्वारा क्या बनता है, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा क्या, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और एक बनेगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है कब बनेगा, ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस में। पहले ट्रांस कीटोलेज आया था, उसके बाद ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज में क्या होगा कि आपका ये जो 7 कार्बन था इसमें 3 कार्बन अपने जो है ट्रांसफर कर दिए, इसको बना दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, और ये जो है 4 कार्बन आपके रह गए जिसको क्या बोलोगे, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन देखें आगे की ये जाइलोज 5 फॉस्फेट पर जो है जब ट्रांस कीटोलेज एक्ट करता है तो ये जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो आपका है इस पर जो है क्या होगा कि जाइलोज 5 फॉस्फेट जो है वो इस पे जो है कार्बन मॉलिक्यूल 2 ट्रांसफर कर देगा और इसको जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, और इसके अंदर जो जाइलोज 5 फॉस्फेट है उसमें 2 कार्बन आपके निकल चुके हैं, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना सकता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे चल करके आपके टीसीए साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करता है। तो ये आपका एचएमपी का पूरा पाथवे। अब अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर बनने वाले एनएडीपीएच और पेंटोज जो शुगर बन रहा है उसका हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखिए सेट के लिए ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल 12 एनएडीपी प्लस जो और 6 H2O मॉलिक्यूल जो है जुड़ करके क्या करते हैं 6 CO2 बनाते हैं, 12 NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब 12 NADPH बनेगा, 12 H प्लस बनेंगे और साथ में 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एचएमपी सेट की रिएक्शन है। अब इसके अंदर बनने वाले आपके जो है प्रोडक्ट जो आपके एचएमपी सेट में बन रहे हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो है पेंटोज आपके बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो आपके पेंटोज शुगर बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर मेनली जो पेंटोज शुगर है वो आपका राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, पहले क्या करेगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है और वो क्या करता है आगे चल करके राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बेटा इसके इंपॉर्टेंस ऑफ एनएडीपीएच के लिए, तो इसका जो एनएडीपीएच है वो हमारे कई जगह हेल्प करता है, जैसे आपके फैटी एसिड और स्टीरॉयड के बायोसिंथेसिस में। इसके अलावा कुछ एक अमाइनो एसिड्स हैं उनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसमें जो एंजाइम काम आता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, जिसके द्वारा जो है अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस है, ग्लूटाथायोन मीडिएटेड रिएक्शन, इनमें भी ये हेल्प करेगा और ये जो है ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो है ये क्या करेगा ग्लूटाथायोन का जो कंसंट्रेशन है रिड्यूस ग्लूटाथायोन उसको आरबीसी के अंदर मेंटेन करके रखता है, और ये जो है क्या होता है आरबीसी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है आयरन जो होता है उसकी जो है स्टेट को मेंटेन करके रखता है, और मिथिमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर डिपॉजिट ना हो उसको क्या करता है प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर एचएमपी सेंट अगर जो है अफेक्टेड होता है या एचएमपी सेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको आप बोलते हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, और
ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो आपकी है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी एंजाइम की, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो NADPH है वो नहीं बन पाएगा। NADPH नहीं बनेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, RBC के अंदर हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, RBC में क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और रिड्यूस ग्लूटाथायोन है जो मेंटेन रहता है वो भी मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको आप G6PD डेफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, ये था आपके सारे HMP सेंट के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा MCQ बेस्ड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके एंजाइम्स और इसके जो है NADPH और पेंटोज के इंपॉर्टेंस को लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।